डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। आज भी हम आपको 10th क्लास का हिंदी पढ़ाएंगे। गोधली भाग 2 पुस्तक की सभी कविताएं हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद वर्णिका किताब की 5 कहानी और उसका प्रश्न उत्तर भी आपको पढ़ा चुके हैं। अब पद खंड का पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज का जो पाठ है वो आपका चौथा पाठ है, जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आज हम इसी पाठ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पाठ के लेखक से आपका परिचय करा दें। इस पाठ के लेखक हिंदी के समीक्षक, निबंधकार और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। ये रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए या रविंद्रनाथ टैगोर कहिए, उनके सानिध्य में जो इनकी संस्था, शिक्षण संस्था शांति निकेतन है, आज तो ये काफ़ी मशहूर संस्था है। तो ये शांति निकेतन में अध्यापक का कार्य किए, वहाँ पर हिंदी पढ़ाते थे। इसके अलावा ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो मदन मोहन मालवीय जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ाए। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय में भी अध्यापक का कार्य किए। संस्कृत और हिंदी का बहुत गहरा ज्ञान था इनके पास और इनकी अपनी खास चिंतन दृष्टि थी। इनकी एक अपनी अलग सोच थी। कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ ठाकुर तीनों की खूबियों को, तीनों की विशेषताओं को अगर एक में मिला दिया जाए तो जो साहित्यिक सम्मिश्रण तैयार होगा वो द्विवेदी जी आपको मिलेंगे। और आगे चलकर ये पहले तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्यिक इतिहास लिखते थे। बाद में उपन्यास और निबंध लेखन में इनकी रुचि बढ़ी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, आलोक पर, बाणभट्ट की आत्मकथा इत्यादि रचनाएं हैं। इन्हें पद्म विभूषण सम्मानित भी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको मानद डिलीट की उपाधि मिली। इनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। ये लेखक परिचय हुआ। आप हमारे YouTube चैनल पर, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, इस लेक्चर को दोबारा सुन पाएंगे। और वहाँ पर इस लेक्चर के अलावा हम इस लेक्चर में जो भी प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, उस प्रश्न उत्तर का PDF भी हम लोग डालेंगे। आप हमसे हमारे वेबसाइट पर भी मिल सकते हैं, जिसका पता है
www.durgatutorial.com। मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हम अपना लिंक दे रहे हैं। एक बार इसे और सुन लीजिए, www.durgatutorial.com। ये हमारा वेबसाइट का पता है। वहाँ पर लेक्चर नोट्स, लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ से आप हमारे फेसबुक, ट्विटर हैंडल पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी हमारी मुलाकात होगी, यूट्यूब पर भी होगी। इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत खास जो है चीज आपके लिए है, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। आप हमारे चैनल के जरिए 10वीं और 12वीं के बिहार बोर्ड की सभी आवश्यक सूचना बहुत आसानी से बिना बिहार बोर्ड के साइट पर गए हुए आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। बिहार बोर्ड के साइट से हम आपका डायरेक्ट वहां पर लिंक करा देंगे और बिहार बोर्ड रिजल्ट पर भी आप जाकर कोई भी रिजल्ट भी वहां पर देख सकते हैं। तो एक बार आप हमारे साइट पर भी विजिट कीजिए। न्यूज एंड इंफॉर्मेशन में आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। अगर कोई आप अपना सुझाव, कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आपको वहां भी अपना कमेंट देने का मौका मिलेगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ का, इस निबंध का, ये एक निबंध है। इस निबंध का सारांश या इस निबंध में जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको समझाते हैं, फिर हम प्रश्न उत्तर की दुनिया में चलेंगे। इस निबंध का शुरुआत एक प्रश्न से होता है। लेखक की छोटी सी बच्ची उनसे पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न तो बिल्कुल छोटा सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं कि बुजुर्गों को उनका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। यहाँ लेखक भी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि हम क्या उत्तर दें। और यहीं से इस प्रश्न के माध्यम से लेखक जो हैं वह अपने दर्शन को आगे बढ़ाते हैं और सभ्यता की, मानव के विकास की पूरी कहानी उजागर होने लगती है। कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। उस समय वो अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखूनों और दांतों का उपयोग करता था। बाद में वह पत्थर, पेड़ की डाली, हड्डियों का उपयोग करने लगा। यानी कि सभ्यता के आदि काल में जब मनुष्य खानाबदोश और जंगली जिंदगी जीता था, उस समय नाखून मनुष्य के लिए हथियार थे और वस्तुतः नाखून बर्बरता की निशानी थे। मनुष्य उसे काटकर उस बर्बरता से छुटकारा चाहता है, किंतु क्या वास्तव में उसे छुटकारा मिलती है? तो उत्तर होता है नहीं। यानी कि मनुष्य के नाखून जो हैं उसकी बर्बरता के, उसकी पशुता के प्रतीक हैं। उनको वह काटता तो है, लेकिन वह फिर से बढ़ जाते हैं। यानी कि मनुष्य मनुष्य बनकर जीना तो चाहता है परंतु जी नहीं पाता है। उसके अंदर की पार्श्विक प्रवृत्तियां उसे मनुष्य बनने नहीं देती है। आपको थोड़ा सा मेरी बात अटपटी लगती होगी, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, कटु उदाहरण। इस देश में
5 साल 10 साल की बच्चियों के साथ जो सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटती हैं, जो मनुष्य ऐसी कुकृत्यों को अंजाम देता है, उस मनुष्य को आप क्या मनुष्य कहेंगे? आप ये मान सकते हैं कि उस मनुष्य के अंदर मनुष्यता है? जो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, वह डॉक्टर किसी मजबूर इंसान की गलत बीमारी बता के उसका ऑपरेशन करता है और उसके अंग को चुरा कर बेच देता है पैसे के लिए। क्या उस डॉक्टर को आप मनुष्य कहेंगे? ये मानेंगे कि उसके अंदर मनुष्यता है? वो तो पशु से भी गया गुजरा है। कोई व्यक्ति की गाढ़ी कमाई को कोई छीन झपट लेता है, वैसे इंसान को कहेंगे कि वह इंसान है? क्या वह पशु से गया गुजरा नहीं है? इसी पर तो एक कवि ने लिखा है कि मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पे, आदमी बन के रहे सिर्फ आदमी जिसमें। भगवान बन जाना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बनना जो है वह बहुत कठिन है। तो यहाँ पर लेखक इशारा करता है कि मनुष्य नाखूनों को बार बार काटता है, लेकिन नाखून बढ़ जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज में अच्छाइयाँ रहें, समाज में कोई बुराई न रहे। इसके लिए कानूनी तौर पर प्रयास होता है, कठोर कानून बनाए जाते हैं, अदालतें बनी है, सजा का प्रावधान है, पुलिस व्यवस्था है, सामाजिक प्रयास हो रहे हैं। लेकिन कहाँ इस तरह की घटनाएं बंद हो रही है? मनुष्य के अंदर की पार्श्विक प्रवृत्तियां कहाँ नियंत्रित हो रही हैं? नहीं तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। प्राचीन पुस्तकों में नाखूनों को सजाने और संवारने संबंधी उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन काल की पुस्तकों में यह मिलता है कि मनुष्य अपने नाखूनों को बड़ा प्यार से सजाता था, संवारता था, श्रृंगार करता था उसका। वात्सायन के कामसूत्र में इसका उदाहरण मिलता है। ये लेखक बहुत पहले लिखे हैं, इसलिए उनको इतिहास का सहारा लेना पड़ा इस बात के लिए। आज भी नाखूनों को सजाने वाले लोग हैं, तरह तरह के डिजाइन में काटते हैं, तरह तरह का उस पर पेंट लगाते हैं, उसको कलर करते हैं। तो वात्सायन के कामसूत्र में यह देखने को मिलता है कि नाखूनों को लोग जो थे पहले बहुत सजाते थे, संवारते थे, उसको तरह तरह का डिजाइन बनाते थे। यानी कि लोग अपने अंदर की पार्श्विक वृत्तियों को नियंत्रित करके मानवीय रूप में बदलने का प्रयास करते थे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलती थी। लेखक ने प्राणी विज्ञान को अपने चिंतन का आधार बनाते हुए बतलाया है कि मनुष्य के मन की वृत्तियों की तरह उसके शरीर में अभ्यास से पैदा होने वाली बहुत सी स्वाभाविक वृत्तियां अभी बाकी है। मनुष्य जो है अपने बहुत तरह की वृत्तियों को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें जो है वह मनुष्य से जुदा नहीं हुई है। उसी तरह से ये नाखून जो उसके अंदर पशुत्व की निशानी है, मनुष्य उसको काटना चाहता है। मनुष्य के बहुत से अंग जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए, लेकिन नाखून जो है वह नहीं समाप्त हुआ है। लेखक एक और प्रश्न उठाया है कि मनुष्य की प्रगति की दिशा कौन सी है, वह किस तरह बढ़ रहा है, हथियारों को बढ़ाने की ओर या उन्हें समाप्त करने की ओर। एक मनुष्य से पूछा जाए कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, हथियारों को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो इसका उत्तर यही है कि मनुष्य जो है वह हथियारों को
बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है। और ये ऐसा क्यों है कि मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है। ये केवल एक मनुष्य या दो मनुष्य के करने से नहीं हो जाएगा। मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण के लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया के लोग ऐसा करें। नहीं तो मान लीजिए कि दो पड़ोसी देशों में झंझट होता है, परेशानी होती है, जैसे भारत पाकिस्तान है, अगर भारत मित्र भी बन के रहना चाहे, जैसे चीन भारत की स्थिति है। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है और शांति प्रिय ढंग से रहना चाहता है पड़ोसियों से, लेकिन ये दोनों पड़ोसी जो छली कपटी हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ये कहाँ मानते हैं। इसके कारण भारत को भी हथियार खरीदने पड़ते हैं। तो ये एक देश, एक नस्ल, एक जाति की बात नहीं है। अगर ये पूरे मनुष्य जाति अपने अंदर इन हथियारों की होड़ को छोड़ दे, तो हथियारों पर जितना खर्च होता है वो पैसा अगर विकास कार्यों में लगे, शिक्षा में लगे, लोगों की चिकित्सा में लगे, लोगों के जीवन की बुनियादी सुविधाओं को देने में लगे, तो शायद धरती जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। भारत में बहुत सी जातियां आई, उनमें आपस में संघर्ष भी हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन वे सब आपस में मिलजुल कर फिर से रहने लगे। सबने अपने अंदर की पशुता को नियंत्रित किया और उसे अलग होने का प्रयास किया। गांधी जी ने कहा था कि केवल बाहरी उन्नति पर्याप्त नहीं है, मनुष्य के भीतर की पशुता को भी नष्ट करना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि एक दिन मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना रुक जाए। प्राणी विज्ञान के अनुसार आवश्यक अंग समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से आवश्यक अंग जो है वो रहते हैं और अनावश्यक अंग मनुष्य का धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उस तरह से यह नाखून भी एक दिन अगर समाप्त हो जाए तो वह मनुष्य एक आदर्श मनुष्य होगा। नाखून समाप्त हो जाए कहने का मतलब कि मनुष्य के अंदर की पशुता समाप्त हो जाए, जिसको बार बार नियंत्रित करने के बाद भी यह पशुता जाता नहीं है, फिर से पनप जाता है, तो शायद मनुष्य जो है वह आगे बढ़ के बहुत अधिक तरक्की कर लेगा और वह मनुष्य वास्तव में एक मनुष्य बनेगा। आप इस लेक्चर को हमारे YouTube चैनल पर पुनः देख पाएंगे, सुन पाएंगे और हमारे आप वेबसाइट पर भी अब आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हमारे वेबसाइट का लिंक है www.durgatutorial.com। वहाँ से हम आपको कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और आपके लिए एक से एक अध्ययन सामग्री हम उपलब्ध कराएंगे। 10वां के लिए हमारा सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न चल रहा है। केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है। केमिस्ट्री का पूरा वीडियो अवेलेबल है पूरे कोर्स का, और विज्ञान का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव डालेंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों डालेंगे। बीज गणित के सवालों को हमने बहुत सुंदर ढंग से सजाया है। वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में कितने तरह के सवाल होते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप आसानी से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भरपूर अध्ययन सामग्री हम आपको दे रहे हैं और अभी देंगे। दिसंबर तक हम 10th और 12th का पूरा कोर्स जो है समाप्त कर देंगे और छात्रों के मांग पर हम लोग PDF भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने के लिए नोट्स भी मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब प्रश्न उत्तर की बात करते हैं।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की बेटी उनके सामने लेकर आई और वही पूछी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बढ़ते नाखूनों की प्रवृत्ति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा जो प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है वह यह याद दिलाती है कि मनुष्य जो होता है लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए परंतु वह अपने अंदर की पशुता को नहीं भूला, वह अपनी पशुता को बरकरार रखे हुए है, वह उससे आज़ाद या मुक्त होना नहीं चाहता है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा था, उसके नाखून की जरूरत थी, वे उसके जीवन रक्षा के लिए जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र और शस्त्र थे, इसलिए नाखून उसके लिए अनिवार्य थे। उसे अपने प्रतिद्वंदियों से जूझना पड़ता था। नाखून उसके लिए उस समय तो जरूरी थे लेकिन अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो मनुष्य बार बार नाखून अपनी बर्बरता को हटाने या छिपाने के लिए काटता है। वही दूसरी ओर मनुष्य को नाखून अस्त्र से कहीं अधिक कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो भारतीय चित्र जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। भारत के लोग स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं, अपने को स्वाधीन होने की बात सोचते हैं, यह उनके दीर्घकालीन संस्कार की देन है। बंधन हमारी संस्कृति को पसंद नहीं है। यहाँ पर भले लोग आत्मसंयन को अपनाते हैं लेकिन कि किसी के दबाव में बंद कर रहना नहीं चाहते हैं। पुराने संस्कार का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। यानी बंदरिया मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर घूमती है। उस तरह से जो आदर्श, जो चीज़ें हमारे लिए अब जरूरी नहीं है, मृत प्राय हैं, हम लोग उसको ढोते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिया। इसके साथ ही आपका पाठ समाप्त भी होता है। फिर हम आपसे 16 तारीख की शाम को इस लाइव क्लास में मिलेंगे और आपके जो भी हिंदी के बचे हुए पाठ है उसको हम पढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप फिर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज रात में 12 क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो है वीडियो, उसका प्रीमियर आप देख पाएंगे और कल भी आप रात में वीडियो 1-2 देख पाएंगे। हिंदी का संक्षेपण 12 क्लास के लिए, 11-12 के लिए संक्षेपण और 10th क्लास के लिए मार्किंग स्कीम और पाठ्यक्रम। उस वीडियो को आप जरूर देखें और कोई हमारा वीडियो हिंदी का देखें न देखें, आप उसको जरूर देखें। आप उसकी सहायता से समझ पाएंगे कि आप एक एक प्रश्न की तैयारी हिंदी कितनी आसानी से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और किस प्रश्न पर, किस विषय वस्तु पर आपको कितना जोर देना चाहिए, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर उसी के अनुसार हम आपको RPC रैपिड प्रिपरेशन कोर्स जो है
वह हिंदी का 10th क्लास का उपलब्ध कराएंगे। तो हम फिर मिलते हैं 16 तारीख को आपसे, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल पर कल 2 वीडियो और आज रात में एक नया वीडियो देख पाएंगे। पुराने वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं और आपको सलाह देंगे कि आप जब भी हमारे YouTube चैनल पर आएँ, शुरू से पढ़ाई अपना आरंभ करें। हमारे वीडियो को देखकर लास्ट तक देखें। आपको जो है बहुत आसानी से जानकारी मिल जाएगी और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए या हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे वेबसाइट पर आकर आप लिखिए। व्हाट्सएप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोई मैसेज हमको कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कॉल आप जब करते हैं हम लोग किसी और काम में बिजी रहते हैं। तो फिर मिलते हैं 16 तारीख को शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।